आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हम सबको अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिनकी कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची और असरदार हैं। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने हमें उनकी अमर कहानी ईदगाह से जुड़े कुछ अंश भेजे हैं। इसमें लेखक का परिचय भी है और पूरी कहानी भी। तो आज हमारा काम सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं। बल्कि इसके रेशे रेशे को खोलकर ये समझना है कि प्रेमचंद क्या जादू करते थे। कैसे एक बच्चे की कहानी के जरिए वो समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों को सामने ले आते थे। सही बात है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक त्योहार के खुशी के माहौल में प्रेमचंद ने गरीबी, बाल मनोविज्ञान और इंसानी रिश्तों की एक ऐसी परतदार कहानी बुनी है जो हर उम्र के पढ़ने वाले के लिए आप देखिए अलग मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को समझते हैं जिसने इस कहानी को लिखा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रेमचंद का असली नाम तो धनपत राय था जी। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि वो एक सरकारी नौकरी में थे, एक स्कूल इंस्पेक्टर, और उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर वो नौकरी छोड़ दी। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। वही तो, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर सिर्फ लिखने के भरोसे जीना, ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा। ये फैसला ही उनके मकसद को साफ कर देता है। उनके लिए लिखना सिर्फ एक पेशा नहीं था, एक मिशन था। अच्छा। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वांतः सुखाय, मतलब अपने सुख के लिए लिखना। प्रेमचंद इस विचार के बिल्कुल खिलाफ थे। वो मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को जगाना है। उनके लिए कलम वो एक हथियार थी, समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम। यानी वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, बल्कि एक तरह से अपने समय की पत्रकारिता कर रहे थे। बिल्कुल, समाज का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। उनके उपन्यासों जैसे गोदान या गबन में किसानों का दर्द, दलितों का संघर्ष, औरतों की बेबसी, ये सब कितनी गहराई से दिखता है। और अपने इस मकसद को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भाषा का जो इस्तेमाल किया वो अपने आप में एक क्रांति थी। वो कैसे? वो कोई भारी भरकम संस्कृत वाली हिंदी नहीं लिखते थे। उनकी भाषा जिंदा थी, मुहावरों से भरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी लोग सड़कों पर, बाजारों में बोलते थे। अच्छा। उन्होंने उर्दू की रवानी और हिंदी की सादगी को इस तरह मिलाया कि हर कोई उनकी बात समझ सके और महसूस कर सके। और उनकी इसी कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें ईदगाह में देखने को मिलता है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद के एक बेहद खूबसूरत दिन से होती है। प्रेमचंद लिखते हैं, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। क्या बात है! ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ही जश्न मना रही हो। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईद के त्योहार को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। इसके जरिए वो उस समय के ग्रामीण मुस्लिम समाज की एक झलक दिखाते हैं और साथ ही भारत की साजी संस्कृति की तस्वीर भी पेश करते हैं। कहानी में जब ईदगाह में लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े होते हैं, तो वो भाईचारे और बराबरी का एक ऐसा दृश्य है जो धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करता है। इस जश्न और उत्साह के बीच कहानी का फोकस एक छोटे से घर पर आता है जहां 4-5 साल का हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। गांव में हर कोई खुश है, लेकिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसका दिल कचोट रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि त्योहार का दिन गरीबी के एहसास को और गहरा कर देता है। अमीना के पास घर में एक दाना तक नहीं है। ओहो। उसके बटुए में गिने चुने पैसे हैं। उसे चिंता है कि हामिद 3 कोस पैदल ईदगाह कैसे जाएगा। उसके पैरों में जूते तक नहीं है। हाँ, और अगर वो थक गया तो उसे गोद कौन लेगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी चिंता ये कि मेले में बाकी बच्चे अपने माँ बाप से खिलौने और मिठाइयाँ लेंगे, लेकिन हामिद, उसका इस दुनिया में अमीना के सिवा है ही कौन। ये एक दादी की बेबसी है जो त्योहार पर भी अपने पोते को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे सकती। यहीं से कहानी का दिल धड़कना शुरू होता है। बच्चे मेले के लिए निकलते हैं, हामिद भी उनके साथ है। जी। रास्ते में जो शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आते हैं, उन्हें देखकर बच्चों की जो बातचीत है वो कमाल की है। वे अपनी ही एक दुनिया में हैं।
ये बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं। उनकी अपनी एक तर्क की दुनिया होती है। हाँ, जैसे एक दोस्त कहता है कि कॉलेज में बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। और दूसरा कहता है कि क्लब घर में जादू होता है जहां मेम साहब खेलती हैं। ये बातें हमें हंसाती हैं, लेकिन साथ ही उनकी मासूमियत भी दिखाती हैं। ये सामाजिक सच्चाई है। सही बात है। बिल्कुल। प्रेमचंद बच्चों के बातों के जरिए समाज की उन कड़वी सच्चाइयों पर भी इशारा कर देते हैं जिन्हें बड़े लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर मेला आता है और यहाँ तो जैसे बच्चों के लिए जन्नत उतर आई है। झूले हैं, चरखियां हैं, और फिर है ढेर सारी मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन और नूरे अपने पैसे निकालकर खिलौने खरीदते हैं। कोई सिपाही लेता है, कोई भिश्ती, तो कोई वकील। जी, और प्रेमचंद ने उन मिट्टी के खिलौनों का जैसा वर्णन किया है, लगता है मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। वो खाकी वर्दी वाला सिपाही, कमर पर मश्क रखे भिश्ती। हाँ, लेकिन इन सब के बीच हामिद, जिसके पास कुल 3 पैसे हैं, वो दूर खड़ा ललचाई आंखों से सब देख रहा है। वो भी खिलौने लेना चाहता है, पर खुद को रोकता है। वो सोचता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। एक 4 साल का बच्चा इतनी समझदारी की बात कर रहा है। यही तो, और यहीं पर प्रेमचंद एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच सामने लाते हैं। क्या? हामिद का यह संयम सिर्फ उसकी गरीबी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे अभाव और जिम्मेदारी बच्चों को उम्र से पहले ही बड़ों जैसी समझदारी दे देती है। अच्छा। जब उसके दोस्त मिठाइयां खा रहे होते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, तब भी वो कहता है, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। ये एक बच्चे का स्वाभिमान है। वो अपनी हर इच्छा पर काबू पा लेता है। बिल्कुल, वो खिलौनों पर विजय प्राप्त करता है, मिठाइयों पर विजय प्राप्त करता है। ये एक छोटे बच्चे की बहुत बड़ी जीत है जो अपने मन पर काबू पा लेता है। खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों से आगे बढ़ने के बाद कहानी में वो मोड़ आता है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। चिमटे वाला मोड़। हाँ, हामिद को एक लोहे की दुकान नजर आती है। सारे बच्चे खिलौनों और मिठाइयों के पीछे भागे जा रहे हैं और हामिद अचानक एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां उसे एक चिमटा दिखता है, और चिमटा देखते ही उसे मेले की कोई और चीज याद नहीं रहती। उसे अपनी दादी अमीना याद आती है। अच्छा। उसे याद आता है कि कैसे जब दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। वो सोचता है, घर में एक चिमटा ले जाऊंगा तो दादी खुश होंगी, उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। और बस वो अपने 3 पैसे उस चिमटे को खरीदने में लगा देता है। ये कितना अविश्वसनीय है। एक बच्चा जो मेले में अपने लिए कुछ भी ले सकता था, उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी दादी के आराम के लिए खर्च कर दी। क्या ये चिमटा सिर्फ एक जरूरत की चीज थी, या प्रेमचंद इसके जरिए कुछ और भी कहना चाह रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये चिमटा सिर्फ एक औजार है ही नहीं, ये पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। कैसे? आप देखिए, जहां मिट्टी के खिलौने सुंदरता और क्षणिक सुख का प्रतीक हैं, वहीं ये लोहे का चिमटा उपयोगिता, मेहनत और स्थायित्व का प्रतीक है। हाँ। प्रेमचंद इसके जरिए श्रम के सौंदर्य को स्थापित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं, काम आने में है। और इसके बाद जो होता है वो मुझे कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा लगता है। हाँ, वो बहस। बच्चों के बीच अपने अपनी खिलौनों को लेकर जो बहस छिड़ती है वो कमाल की है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मोहसिन हंसकर कहता है, ये चिमटा क्यों लाया पागले, इसका क्या करेगा? हाँ, और हामिद जिस आत्मविश्वास से अपने चिमटे का बचाव करता है वो देखने लायक है। वो चिमटे को कंधे पर रखता है जैसे वो कोई बंदूक हो। हाँ। और कहता है, क्यों नहीं, अभी तुम्हारे भिश्ती को एक डांट बताए तो वो दौड़कर पानी लाएगा। फिर वो कहता है कि उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, जो आग में, पानी में, तूफान में, हर हाल में डटा रहेगा। उनके बीच एक छोटा मोटा शास्त्रार्थी छिड़ जाता है। बिल्कुल। महमूद तर्क देता है, हमारा वकील कुर्सी में इस पर बैठेगा, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से हामिद एक पल को चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो जो जवाब देता है उससे सारे दोस्त चुप हो जाते हैं। क्या कहता है वो? वो कहता है, मेरा चिमटा वकील साहब को जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। इस बात में कोई तर्क नहीं था, पर इसमें इतनी शक्ति थी कि सब हार मान गए। और वो जीतता क्यों है? क्योंकि इसके पास, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, न्याय का बल है और नीति की शक्ति। अच्छा। उसके चिमटे का उद्देश्य बड़ा है, निस्वार्थ है। लोहा जो उपयोगिता का प्रतीक है वो मिट्टी पर भारी पड़ता है, जो सिर्फ दिखावे का प्रतीक है। और धीरे धीरे सारे दोस्त उसके चिमटे से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने खिलौने देखकर उसका चिमटा हाथ में लेकर देखना चाहते हैं। हामिद का चिमटा सबका बादशाह बन जाता है। बिल्कुल। अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। बच्चे घर लौटते हैं। और कहता है, क्यों नहीं,
अभी तुम्हारे भिश्ती को एक डांट बताए तो वो दौड़कर पानी लाएगा। फिर वो कहता है कि उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, जो आग में, पानी में, तूफान में, हर हाल में डटा रहेगा। उनके बीच एक छोटा मोटा शास्त्रार्थ ही छिड़ जाता है। बिल्कुल। महमूद तर्क देता है, हमारा वकील कुर्सी में इस पर बैठेगा, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से हामिद एक पल को चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो जो जवाब देता है उससे सारे दोस्त चुप हो जाते हैं। क्या कहता है वो? वो कहता है, मेरा चिमटा वकील साहब को जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। इस बात में कोई तर्क नहीं था, पर इसमें इतनी शक्ति थी कि सब हार मान गए। और वो जीतता क्यों है? क्योंकि इसके पास, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, न्याय का बल है और नीति की शक्ति। अच्छा। उसके चिमटे का उद्देश्य बड़ा है, निस्वार्थ है। लोहा जो उपयोगिता का प्रतीक है, वो मिट्टी पर भारी पड़ता है, जो सिर्फ दिखावे का प्रतीक है। और धीरे धीरे सारे दोस्त उसके चिमटे से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने खिलौने देकर उसका चिमटा हाथ में लेकर देखना चाहते हैं। हामिद का चिमटा सबका बादशाह बन जाता है। बिल्कुल। अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। बच्चे घर लौटते हैं। हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखती है वो चौंक जाती है। वो गुस्से से पूछती है, ये चिमटा कहाँ से लाया? जब हामिद बताता है कि उसने 3 पैसे में खरीदा है, तो अमीना अपनी छाती पीट लेती है। वो कहती है, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना कुछ खाया न पिया, लाया क्या ये लोहे का चिमटा। अमीना का गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। एक दादी के नजरिए से सोचिए, उसका भूखा प्यासा पोता पूरे मेले में घूमकर अपने लिए कुछ नहीं लाता, बस एक लोहे का टुकड़ा उठा लाता है। सही बात है। ये गुस्सा नहीं था, ये बेबसी थी, दुख था कि वो अपने बच्चे को इतने पैसे भी नहीं दे पाई कि वो कुछ खा पी सके। लेकिन तभी कहानी का वो पल आता है जो आंखों में आंसू ले आता है। हामिद एक अपराधी की तरह डरते हुए कहता है, क्या? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बस ये एक वाक्य और सारा मंजर बदल जाता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। और ये कोई साधारण स्नेह नहीं था। प्रेमचंद लिखते हैं, ये मूक स्नेह था, खामोश प्यार जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन जो रस और स्वाद से भरा हुआ था। वाह। अमीना सोचने लगती है कि इस बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रहा। और फिर कहानी का अंत उस एक पंक्ति से होता है जो हिंदी साहित्य में अमर हो गई है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। ये क्या था? एक भूमिका का बदलना? ये भूमिका का बदलना ही नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे गहरी समझ है। एक छोटे से बच्चे ने एक बड़े आदमी जैसी जिम्मेदारी निभाई, त्याग किया। और एक बूढ़ी औरत जो जिंदगी भर जिम्मेदारियां निभाती आई थी, वो उस बच्चे के त्याग और प्रेम को देखकर एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। और लेखक कहानी को एक सवाल पर खत्म करते हैं, हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद को तो शायद यही लग रहा होगा कि दादी चिमटा पाकर खुश हो गई हैं। बिल्कुल। उसने तो बस एक सीधी सादी बात सोची थी कि दादी की उंगलियां जलती हैं तो चिमटा ले लेता हूं। लेकिन अमीना के आंसू सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे। तो फिर वो उस त्याग की गहराई, उस निस्वार्थ प्रेम की पवित्रता और उस छोटे से बच्चे की बड़ी समझदारी को महसूस करके निकले आंसू थे। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे शायद हामिद उस उम्र में समझ ही नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर ईदगाह सिर्फ हामिद के चिमटा खरीदने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अभाव में पैदा हुई समझदारी की, निस्वार्थ प्रेम की। और ये बताने की कि असली खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनों के लिए कुछ करने में है। और ये कहानी दिखाती है कि प्रेमचंद का साहित्य क्यों महान है। वो हमें इंसानी भावनाओं और रिश्तों की उन परतों तक ले जाते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख नहीं पाते। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा अपनी सारी ख्वाहिशें मारकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा लाता है, और एक दादी उस बच्चे के त्याग को देखकर बच्ची बन जाती है। ये रिश्तों का एक बहुत ही सुंदर और गहरा चक्र है। आखिर में श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में चिमटे क्या हैं, वो कौन सी जरूरी और उपयोगी चीजें हैं, वो कौन से रिश्ते हैं जिन्हें हम अक्सर मेले की चमक दमक और खिलौनों के प्रलोभन में नजरअंदाज कर देते हैं।